गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन कैसे कहते हैं। कक्षा 1, 2 और 3 से 5वीं के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करते हुए इन दोनों से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करने के उपक्रमों में पाए जाने वाले अंतर और संक्षेप में पढ़ना है। ठीक है, तो कहते हैं पर्यावरण में हम सभी रहते हैं, सजीव निर्जीव सभी पदार्थ एक साथ यहाँ पर पर्यावरण में रहते हैं, दोनों ही अंग हैं। ठीक है, हमारा समाज पर्यावरण का अंग है। समाज में हम कैसे रहते हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों, समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों, समाज के व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं और मनुष्य और उनके वातावरण और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो पर्यावरण अध्ययन वो विषय और ज्ञान का क्षेत्र है जिसके माध्यम से एक बालक को अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण के बारे में जान समझने और उसमें अच्छी तरह से समायोजित मतलब इन्वॉल्व होने और देश के अच्छे नागरिक बनकर समाज, राष्ट्र और संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में पूरी सहायता मिलती है। ठीक है, तो करें मनुष्य जीवन की वास्तविक स्थिति में मानवीय अंतर्क्रियाएं, समस्याओं, सहयोग, संबंधों और कार्य प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अध्ययन व्यक्तियों, सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रियाओं से संबंधित होता है। यह एक विस्तृत, व्यापक और विशिष्ट विषय है। मतलब क्या हुआ पर्यावरण अध्ययन का? तो दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण और अध्ययन। पर्यावरण के अंदर सभी भौतिक और सामाजिक संबंध और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल करना। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन मानव के सभी दृष्टिकोणों से संपूर्ण अध्ययन करने पर जोर देता है। सिंपल भाषा में वे सभी अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसकी विषय वस्तु का सदा संबंध समाज के संगठन और विकास से हो सकता है और जो व्यक्ति को एक सामाजिक समूह के मेंबर के रूप में देखे जिसमें प्रकृति और मानव का सुंदर सामंजस्य हो। इसके अंतर्गत मानव जीवन से संबंधित सभी विषयों का समावेश होता है। ठीक है, अब कहने की भाई जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में पर्यावरण संबंध अध्ययन को कक्षा 1 से 5 के लिए 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रकृति संबंधी पक्ष और दूसरा है मानव संबंधी पक्ष। तो प्रकृति संबंधी तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद द्वारा दिया गया पर्यावरण अध्ययन का वर्गीकरण 2 प्रकार से है। तो पहला है पर्यावरण अध्ययन 1 और पर्यावरण अध्ययन 2। तो परिषद के अनुसार कक्षा 1 और 2 में सामाजिक अध्ययन से बच्चों का परिचय पर्यावरण के साथ पक्ष में कराया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक और मानव से जुड़ी बारीकियों के बीच में कोई स्पष्ट भेद करने की बात नहीं है। ठीक है, तो इस स्तर पर कोई पाठ्यपुस्तक इस विषय के बारे में नहीं होनी चाहिए। कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण में 2 भाग किए गए हैं। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो पहला भाग है, इसमें आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ते हो, और दूसरा है इसमें आप प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हो। ठीक है, अब 1 और 2 पर क्या महत्व है पर्यावरण अध्ययन का? तो कहें राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी है इसके अनुसार कक्षा 1 और 2 में सामाजिक अध्ययन से बच्चों का परिचय पर्यावरण के समग्र पक्ष में कराया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रकृति और मानव से जुड़ी बारीकियों के बीच में कोई भी भेद नहीं, मतलब कोई भी दोनों को एक साथ जोड़ कर दिखाएंगे, अलग अलग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं। कहा गया कक्षा 1 और 2 स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय के शिक्षण की सहायता से छात्रों को मानव और प्रकृति के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के योग्य बनाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 स्तर के छात्रों में एक ऐसी अंतर्दृष्टि और सूझ देने का प्रयास करता है जिसके द्वारा इन कक्षाओं के छात्र प्रकृति के साथ जीना सीख जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के पढ़ने से इन कक्षाओं के छात्रों को मानव की विकास यात्रा और परिस्थितियों के बीच समन्वय स्थापित करने में हेल्प मिलती है। इस विषय के अध्ययन से छात्रों को इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सही और समुचित रूप से इस्तेमाल हो सकता है। बच्चे जो हैं वो जागृत होते हैं, उनमें चेतना उत्पन्न होती है प्रकृति और मानव को लेकर के। इन बच्चों को सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण अध्ययन विषय इन कक्षाओं के छात्रों को विभिन्न प्रकार के भौतिक साधनों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। इसके साथ इसके सही ढंग से प्रयोग से मानव जीवन को संभव बनाया जा सकता है। यह विषय उन धरती, पानी, मिट्टी, पहाड़, वनस्पति, खनिज इन सब के बारे में जानकारी देता है। यह विषय छात्रों को अपने इर्द गिर्द के संसार के बारे में जानकारी देता है। कक्षाओं के छात्रों को मानव की सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक और परंपराओं से अवगत कराता है। रहन सहन के ढंग, उनकी महत्वपूर्ण सफलताएं, समस्याओं के बारे में बताता है। सामाजिक व्यवस्था के मूल्य को समझने में हेल्प करता है।
पर्यावरण अध्ययन विषय इन कक्षाओं के छात्रों को प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग करने और साथ ही उनके श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखने में भी सहायता देता है, और ये छात्रों में समाज के प्रति अपनत्व की भावना को बढ़ाता है। अब 3 से 5 तक के स्तर पर क्या महत्व है इसका? तो एनसीईआरटी ने विद्यालय की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2001 में कक्षा 3 से 5 के लिए 2 भागों में बांटा था। कक्षा भाग 1 में आप जानते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र है, और भाग 2 में प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वर्णन अगर हम करें तो पहला है अनुभव द्वारा ज्ञान, कि बच्चा जो है यहाँ पे अपने अनुभव के साथ ज्ञान प्राप्त करता है। क्रियाओं द्वारा स्थितियों का निर्माण करता है। बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान नहीं होता, बल्कि ज्ञान को पाकर वे वास्तविक सत्य को समझ नहीं पाते हैं, कि पुस्तक अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ पुस्तकों में जो पढ़ी बातें हैं उसी पर आधारित उनकी वृद्धि रहेगी। तो इसलिए बालक जो है वो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। अब उसका की भाषण देकर या पुस्तक से पढ़ने के लिए कहें, उसको विद्यार्थियों को स्कूल या सफाई करने के लिए कहा जाए। अब उसके बाद क्या है? बौद्धिक विकास, कि बच्चे के अंदर जो है वो बौद्धिक विकास होगा। बच्चे के लिए सामग्री स्वयं ही एकत्रित करते हैं अध्यापक, इसलिए उनका बौद्धिक विकास होता है। अध्यापक और बच्चों के बीच में नए संबंध, जब बच्चा करके सीख रहा है, क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के लिए उसको अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, तो अध्यापक और बच्चे के बीच में संबंध स्थापित होता है। विस्तृत दृष्टिकोण का विकास, कि भाई जो एक देखने का नजरिया है, हर चीज को भापने का नजरिया है, उसके लिए बच्चा अपना दृष्टिकोण बढ़ाएगा। अच्छी आदतों का विकास, कि जब बच्चा करके सीख रहा है तो उसमें अच्छी आदतों का विकास होगा, वो स्वास्थ्य नियमों का पालन करेगा, छोटे बड़ों का आदर करेगा, बात समझेगा। मंद गति और पिछड़े बालकों के लिए सहायक, मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए सहायक होता है ये, कि मंद बुद्धि और पिछड़े बालक सामान्य बच्चों के मुकाबले में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में पिछड़े जाते हैं। पुराने तरीकों से एकत्रित संकुचित ज्ञान ऐसे विद्यार्थियों की समझ से बाहर होता है। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक समय समय पर विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके इन विद्यार्थियों को ज्ञान सरलता से दे सकते हैं। निर्णय और विश्लेषण शक्ति का विकास, अब बच्चा जब यहाँ पे क्रिया करेगा तो उस क्रिया से क्या निष्कर्ष निकला है बच्चा उसको समझेगा, वर्तमान समाज जटिलता को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम समाज को समझें तो बहुत मुश्किल है। सहकारिता की भावना का विकास, कि बच्चा ग्रुप में काम करता है, तो ग्रुप में जब काम करता है, समूह में काम करेगा, तो समूह में काम करने के जो नियम है उसको भी मानेगा, और समूह में काम किस प्रकार से करते हैं उस भावना का भी उसमें विकास होगा। समायोजन की भावना का विकास, कि वर्तमान समय में समाज का ढांचा काफी जटिल होता जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, छात्र अपने आप को इस वातावरण के साथ व्यवस्थित करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों को स्कूलों में पर्यावरण और मौलिक वातावरण से परिचित कराया जाता है। समाज उपयोगी नागरिक गुणों का विकास, कि समाज में जो उपयोगी गुण हैं उनका विकास होता है। बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होगा। समाज, देश, राष्ट्र सबके लिए उपयोगी है ये चीज। उसके बाद क्या है? मानव समाज की व्याख्या करना, कि मानव समाज में बहुत सारी जटिलताएं हैं। पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, अपनत्व की भावना के कारण पारस्परिक संघर्ष सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को ये जानकारी प्रदान करनी बहुत जरूरी है कि वातावरण में वह रहते हैं, वह अस्तित्व में कैसे आए। वांछित अभिवृत्तियों का विकास, कि जो अवांछित अभिवृत्ति हैं, जो समाज के लिए जरूरी हैं, जो बच्चे के लिए जरूरी हैं, बच्चे के व्यवहार के लिए जरूरी हैं, उसमें भावनात्मक और बौद्धिक विकास करने के लिए जरूरी हैं, वो सब जो अभिवृत्तियां हैं उनका विकास होता है। विद्यार्थियों का समाजीकरण, कि विद्यार्थियों में सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति, इन गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक सामाजिक प्राणी है मानव, वह समाज के बिना रह नहीं सकता है, तो जीवन कैसे सुखी रूप से व्यतीत करना है बच्चा ये सीखता है। परस्पर निर्भरता की भावना का विकास, कि स्वस्थ और संतुलित सामाजिक जीवन के लिए मनुष्य को मानवीय प्रकृति और भौतिक वातावरण को समझना बहुत जरूरी है। मानवीय प्रकृति और भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों के लंबे संघर्ष के बाद मानव समाज अपने वर्तमान रूप में पहुंचा है। यह संघर्ष कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। यंत्रीकरण, काम करने की भाषा, बड़े पैमाने पर उद्योग के कारण आज की सामाजिक व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है। आज हर मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर डायरेक्ट एक दूसरे पर निर्भर करता है।
सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, कि बच्चे के अंदर इन चीज़ों से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। स्वतंत्र रूप से विचार करने, निर्भरता, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व और समाज चेतना का विकास बच्चे के अंदर इसके द्वारा किया जाता है। छात्रों को सामाजिक और भौतिक वातावरण से परिचित कराना, कि बच्चों को जो भौतिक वातावरण है बच्चों को उसके बारे में बताना, जानकारी हासिल करवाना बच्चों से। समन्वित ज्ञान प्राप्त करना, भाई जो इसमें खंड हैं, ज्ञान जो है हम उसको, वो अखंड है, उसको हम खंड में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ज्ञान एक इकाई है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल का समन्वित विषय है। मतलब सामाजिक अध्ययन के अंदर ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चा जो है समन्वित करता है अपने अंदर ज्ञान, सरल और स्पष्ट रूप में। अच्छी आदत और कौशल का विकास होता है। बच्चों के अंदर अच्छी आदतें उत्पन्न होती हैं, उनका निर्माण होता है, कौशल का, उनकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाता है। बच्चा परिश्रम करना सीखता है, नियंत्रण करना सीखता है, अपनी भावनाओं पर अच्छी आदतों का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करना। भाई हम जो है लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, लोकतंत्र में ही पले बड़े हैं। ठीक है। अब प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल और जागरूक नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों में प्रेम, भाईचारा, त्याग, सहनशीलता ऐसे गुणों को विकसित करके उन्हें उत्तरदायित्व बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक आचरण का प्रशिक्षण, कि पुराने ज़माने में घर और धार्मिक संस्थाएं बालक को आचरण में प्रशिक्षण देती थी, लेकिन आज की तारीख में क्या है कि इन दोनों का महत्व बहुत कम हो गया है। संयुक्त परिवार में प्रथा समाप्त हो जा रही है, धर्म विश्वास कम होता जा रहा है। ठीक आचरण की शिक्षा द्वारा ही संभव और शिक्षा से ही यह कार्य पर्यावरण अध्ययन द्वारा ही संभव है। सर्वोत्मुखी व्यक्तित्व का विकास, कि सिर्फ एक ही तरह की एबिलिटी बच्चे में नहीं आती, बच्चे में हर तरह की एबिलिटी का विकास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण अध्ययन से ये भी संभव हो सकता है। अब क्या है, कक्षा 1 और 2 और 3 से 5 के स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों में पाए जाने वाला अंतर क्या है? तो कक्षा 1 और 2 और 3 से 5 के स्तर में पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम के निर्माण में संबंधित उपगमों में अंतर पाया गया है, डिफरेंस है। कक्षा 1-2 स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बाल केंद्रित और क्रिया केंद्रित उपागम का इस्तेमाल करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। मतलब क्या हुआ, इस स्तर पर पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री ऐसी हो जो छोटे बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुकूल होगा। छोटे बच्चे को हम पढ़ाने लगेंगे, हाँ भाई इतिहास में हिटलर ने क्या किया, तो बच्चा क्या समझ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही 1 और 2 के स्तर पर पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री क्रिया आधारित होनी चाहिए। मतलब बच्चा जो है वो एक्टिविटी करके सीखे, वो गेम्स खेल के सीखे या किसी और तरीके से सीखे। बच्चों का स्वभाव जो है वो क्रियाशील होता है, इसलिए क्रिया करके बच्चा आसानी से सीख सकता है। अब 3 से 5 के स्तर के जो पाठ्यक्रम के उपागम है उसमें 1 और 2 के स्तर की तुलना में अंतर पाया गया है। इस स्तर में कक्षा 1-2 के बच्चों की अपेक्षा बच्चों का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत अधिक बेहतर हो जाता है। 3 से 5 स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु एकीकरण का सिद्धांत और समाज केंद्रित सिद्धांत और विषय केंद्रित उपागम सिद्धांत का इस्तेमाल करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका एक टॉपिक पर्यावरण अध्ययन का। अगला टॉपिक जो है वो है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो आप क्लियरली पढ़ लेंगे। ओके।